तो मैंने कुछ टॉपिक्स जो है वो फॉरवर्ड किए हैं अपनी कोर्स में के तक, और मैंने बहुत सारे वेदर टॉपिक्स इसमें वो किए हैं, सर्च आउट किए हैं डिफरेंट रिसर्चेस से। मुझे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव लगा है वो मुझे लगा है ऑटोमेशन और एआई से रिलेटेड चीज़ें जो कि एचआर या फाइनेंस को अफेक्ट करती है। ठीक है। और दूसरा जो है वो सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ईएसजी के हवाले से। तो मुझे ज़्यादातर जो है वो ये चीज़ें ज़्यादा एप्रोप्रिएट लगी कि हम इसके ऊपर रिसर्च करें। तो एटलीस्ट अगर हम इवन एक आम पेपर भी लिखते हैं जो हमारी समझ में आम पेपर होगा, तो वो किसी मुनासिब जर्नल के अंदर छप जाएगा, तो उससे आपकी प्रोफाइल का भी वो हिस्सा बन जाएगा। क्योंकि आप देखें पीएचडी के अंदर आने का मतलब ये है कि अब आपकी जितनी रिसर्च अच्छी होगी, और रिसर्च अच्छी होने का की वैलिडेशन जो है वो आपकी रिसर्च प्रोफाइल से है, और रिसर्च प्रोफाइल है रिसर्च पब्लिकेशन, ऐसे ही है ना। तो वो अभी से आप उसका जो है वो उसको साथ लेके चलेंगे तो फिर शायद हो सकता है आपको प्रपोजल और पीएचडी के थीसिस लिखने में किसी तरह की डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि आप एक प्रोसेस से अवेयर हो जाएंगे, आपको राइटिंग आना शुरू हो जाएगी। इवन आप लोगों ने एमफिल के थीसिस भी लिखे हैं, तो इसीलिए मैं ये चाह रहा था कि आप लोग ये टॉपिक असाइन करो और इसको हम डिस्कस भी करें और हमें इसे किस तरह से लेके चलना है, और फिर इसके लिए आपको लिटरेचर वगैरह किस तरीके से लेना है और पढ़ना है, और हम इसको क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से कर रहे हैं और यकीनन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से करेंगे। तो मैं चाह रहा था कि इसके दो ग्रुप बना लें। एक में जो है वो आपके साथ में एचआर का इंडिविजुअल जो है वो हम साथ में अटैच कर देते हैं, और दो जो है वो स्पेसिफिकली, लेकिन तो आप लोगों की म्यूचुअल कॉन्सेंट से होगा कि कौन जो है वो किसके साथ आना चाहता है। सो इसको फिर हम शुरू कर देते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। दिस इज थर्ड वीक, आज थर्ड क्लास है ना, इसीलिए हमें इसको कंटिन्यू करना है क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है और हम इसको वाइंड अप कर जब तक ये अकाउंटेबिलिटी रहेगी, जब तक मैं आप लोगों को पूछता रहूंगा तो ही ये काम होता रहेगा, और जब मैं नहीं पूछूंगा तो क्योंकि आप लोग जॉब करते हैं तो आप लोगों को भी इसको कैरी ऑन करना मुश्किल हो जाएगा। आप एक टॉपिक नोट डाउन कीजिए। आप देखिए हाउ AI and automation restructured the role of finance professional. हम इसको एक अल्टरनेटिव वे में भी हम सर्च कर सकते हैं। जरा लिखिए इसको, लिखिए explore the implications of AI and automation. And by how? What are the terms? पहले था how AI and automation. Second. Explore the implication of AI and automation. हाँ, ठीक हो गया है। In reshaping the roles of finance professionals. The roles of finance professionals. अब आप जरा इसको अपने लैपटॉप के गूगल स्कॉलर में सर्च करें तो चीज़ आपको मिलती है इससे रिलेटेड। हाँ, आपका नाम मुझे भूल जाता है। अरसलान। तो आपके ग्रुप है उसमें जो नाम है अपना वही प्योरली लिखे ना, मुझे अंदाजा हो जाएगा कि किसने मैसेज किया। समझ लिया मेरी बात में, क्योंकि वहाँ पे मुझे समझ नहीं है शाम के अलावा ऐसे किसी का नाम उस पर मेंशन नहीं है ग्रुप में, उससे मुझे याद भी हो जाएगा। सैयद बजा, सोबिया। अच्छा सोबिया बजा, सोबिया बजा और खान। आप सर मैं सादिया खान सर। सादिया जी सर। सादिया उस्ताद लिखे ना।
ओके। और ये जो है MEGO, आपका हाँ? चेंज कर दूंगा। हाँ, इसको भी आप चेक करते हैं। ओके, आप जो HR के हैं तो आप भी एक टॉपिक लिखे जरा, मैं आपको बताता हूँ इसके ऊपर भी काम करते हैं। अब देखिए, हाउ डू HR प्रैक्टिसेस, how do HR practices support the implementation of sustainable finance. So in another way आप इसे ये भी सर्च कर सकते हैं इस वे में, the role of HR, explore the role of HR in promoting sustainability goals या sustainability initiatives, initiative goals. Explore the role of HR in promoting sustainability goals या sustainability initiatives. जो पहला लिखा है उसका एंड पे क्या लिखा है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ Sustainable finance, sir. फाइनेंस को निकाल दो, उसमें भी सस्टेनेबल इनिशिएटिव करते हैं। क्योंकि मैंने नेक्स्ट टॉपिक बनाया था तो मैं जान रहा हूँ सबसे पहले। आप में से किसी के पास लैपटॉप है? आप लोग अपना टॉपिक बताइए मुझे। Sir, how do HR practices support the implementation of implementation of of sustainable initiative. देखिए, अब आपके ये टॉपिक से ये रीडेबल है आपको? जी सर। अगर आप देखें तो ये टॉपिक अभी जो नजर आ रहे हैं ये 18 के हैं, 17, 19 के, ओके। हम इसे थोड़ा फिल्टर करते हैं, 2014 के देखते हैं इसमें, या 25 के। ये आपको नजर आ रहा है सेकंड वाला पेपर? जी सर। ये वाला टॉपिक भी आपको नजर आ रहा है? जी सर। अनवीलिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन। इससे नीचे वाला पेपर जैसा प्रिंटर का, ये वाला
जी सर। नोवेल फिनोमेना ontological mechanism. ये जो स्ट्रेटेजिक रिव्यू है, मुझे लगता है कि ये होगा कॉस्ट स्टडी के ऊपर। एक चीज आप लोगों को बता दूं, पहले तो एक ये देखें, इसके अंदर आप लोगों को डेटाबेसेस का तो पता है ना, फेमस डेटाबेसेस का या पब्लिशर्स का, जैसे वेब ऑफ साइंस है, हाँ, हाँ। मिले इस तरह का उसका नाम। और उसके अलावा वो स्कोपस का और उसमें थोड़ा सा नहीं, वो तो ये है ना कि वो तो आई मीन समझ लीजिए कि रेटिंग की या कुछ डेटा बेस एजेंसी है। पब्लिशर जो है वो फेमस कौन से हैं? एल्सवेयर, साइंस डायरेक्ट, स्प्रिंगर है बिल्कुल, और एमराल्ड है, ठीक है, MDPI है, ठीक है, इसी तरीके से जो है वो विले है, ठीक है। तो ये फेमस है। आप देखें तो यहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं जब ये देखना हो कि कुछ के तो इसके साथ आ रहा होता है तो वहीं से पता चल जाता है आपको, ये एमराल्ड का है, ये स्प्रिंगर का है, ठीक है, ये विले का है, यहाँ से पता चल रहा है। लेकिन अगर आपको ये देखना हो कि एक्चुअल में जिस जर्नल के अंदर, जैसे मैंने अभी ये पेपर ओपन करता हूँ तो इसमें ये पेपर आया मेरे पास, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन इंजीनियरिंग साइंस एंड मैनेजमेंट। ओके, अब मुझे नहीं मालूम कि ये जर्नल किस लेवल का है, इसका पेपर जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग पेपर है, तो मुझे ये देखना है कि जर्नल जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। इसको मैं सर्च करता हूँ, जर्नल को देखिए, एक वेबसाइट है स्कीमा ग्लोब, स्कीमा ग्लोब, कुछ आइडिया है इसके बारे में? पहले वो एक और वेबसाइट होती थी HEC में। हाँ, वो नाम गई। ये देखें, जनरल एंड कंट्री रैंकिंग, इसको हम ओपन करते हैं तो ये इसकी सर्च बार है। इसमें हम इस जर्नल का नाम जो है वो यहाँ पे पुट करते हैं और देखते हैं कि ये क्या रिस्पॉन्स करता है इस जर्नल के बारे में। देखिए, तो ये यहाँ पर इसकी हिस्ट्री में स्कीमा ग्लोब में ये कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता, यानी बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं, बड़ी डेटाबेसेस के जो जर्नल हैं, उसके यहाँ ये कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरीके से मैं किसी और इसी सीक्वेंस से किसी और जर्नल का पेपर उठाता हूँ, जैसे ये सब इंटर का देखें, ये वाला, क्योंकि इसके साथ स्प्रिंगर लिखा हुआ है, देखें ना सर, स्प्रिंगर.com लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि ये तो अंडरस्टूड है कि अच्छे पब्लिशर का पेपर है, ठीक है, तो इसमें डाउट नहीं हो सकता। लेकिन आप लोगों का ये जो पहले वाला था उसको वैलिडेट करने के लिए कि कैसे पता चलेगा कि ये है, ये जर्नल इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको हम स्कीमा ग्लोब में डालते हैं और देखते हैं कि इसके बारे में। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये लिखा है सिंगापुर, नीचे क्या लिखा हुआ है? अपने जर्नल को हमने खोला, आपने वर्ड Q1 Q2 सुने हैं जर्नल के? जरा देखते हैं, यहाँ पे उनके कोई इंडेक्सिंग भी होती है, उसका इंडेक्स कितना होना चाहिए। अब ये इसकी सारी की सारी कि ये किस कंट्री के अंदर जर्नल चल रहा है और किस यूनिवर्सिटी के अंदर ये चल रहा है, ठीक है, और ये इसके सब्जेक्ट एरियाज कौन से हैं। हमने सुना होगा कि जर्नल का स्कोप क्या है, जिसका मतलब है कि किन किन पर्टिकुलर एरियाज के पेपर ये पब्लिश कर रहा है, ठीक है। बिजनेस जो है HR भी है तो उसके अंदर भी
सब डोमेन है, फाइनेंस है तो उसके अंदर भी सब डोमेन है, सब डिसिप्लिन है। तो इसीलिए अगर आप देखें तो ये कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और मैथ्स के अंदर जो है वो इसका स्कोप है, ये पेपर पब्लिश करता है इसके, ठीक है, चाहे वो इनके अमलगमेशन से हो तीनों के या इंडिपेंडेंटली हो। और देखिए कंप्यूटर साइंस के अंदर एआई, कंप्यूटेशनल थ्योरी एंड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन और आईएस, ठीक है। और इसी तरीके से इंजीनियरिंग के लिए और अप्लाइड मैथ्स के लिए इसके अंदर जितने भी पेपर पब्लिश होते हैं वो इसी डोमेन के पब्लिश होते हैं, क्योंकि हमने ऑटोमेशन और एआई यूज किया कि नहीं किया इसके अंदर, ठीक है। ओके, बताता हूँ कि कहां से पता चलता है। ये आपको नजर आएगा इस तरह से, आप नीचे जाएंगे तो आपको ये नजर आ रहा है कि एक्चुअल में अप्लाइड मैथमेटिक्स जो एक्चुअल में इसका एक डोमेन था मैथमेटिक्स के अंदर, उसकी डोमेन के अंदर 2021 में इसकी क्या रैंकिंग थी, 2022 में इसकी क्या रैंकिंग थी, 2023 में इसकी क्या रैंकिंग थी, 2024 के अंदर इसकी रैंकिंग क्या थी। तो ये जो आपको सेल्स नजर आ रहे हैं तो ये अकॉर्डिंग टू द सब डिसिप्लिन नजर आ रहे हैं। देखिए इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको आ रही है, कंप्यूटेशनल थ्योरी आ रही है। अब यहाँ पे आप जिस सेल पे जाएंगे तो वो बताएगा कि ये Q1 है, इसमें Q2 है, और ये रैंक शुरू होते हैं Q4 से Q1 तक। Q4 जो है वो लोवेस्ट है और Q1 जो है वो हाईएस्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम इन जनरल की जो क्रेडिबिलिटी है या इस जो ऑथेंटिसिटी है या जो इसकी ये क्वार्टाइल्स है, इनफैक्ट ये जो है वो करते रहते हैं, आई मीन फ्लक्चुएट करते रहते हैं। कभी ये Q1 से Q2 पे चला जाएगा या Q2 से Q1 पे चला जाएगा, Q4 से Q3 पे आ गया, Q3 से दोबारा Q4 पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम इसको ये देख सकते हैं कि ये जर्नल ऑथेंटिक है या नहीं है। पब्लिशर से पता चल जाएगा, अगर वहां से नहीं पता चला, जैसे अभी हमारे पास पहले आर्टिकल था, तो हम उस जर्नल को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज देखने की जरूरत है कि जो मैं पेपर पढ़ रहा हूं वो पढ़ने के काबिल है या नहीं है, क्योंकि हमारे आमतौर के ऊपर पेपर जब ऑनलाइन हो जाता है या ऑनलाइन हो जाता है तो वो यहाँ पर तो आ जाता है, वो चाहे पेपर आपके किसी लोकल आम जर्नल का हो या किसी अच्छे जो है वो डाटा उसका हो या पब्लिशर का पेपर हो, तो वो भी यहाँ पर आ जाता है। लेकिन दोनों आ जाते हैं तो हमें ये फर्क करना कि कौन सा पेपर अच्छा कौन सा अच्छा नहीं है, तो हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि हम यहाँ से जर्नल को चेक कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि पेपर ऑथेंटिक है, अच्छा लिखा हुआ है, तभी इस जर्नल के अंदर छपा है। क्योंकि इनके पेपर इतना अच्छा क्यों है, क्योंकि उनका जो रिव्यू है वो रोबस्ट है, तो इसी वजह से जो है वो सही तरीके से ही प्योरीफाई करके रिफाइन करके पब्लिश करते हैं, और अच्छी और नोवेल रिसर्च जो होती है एक्चुअल उसको पब्लिश करते हैं, और वही प्रूफफुल होती है। ये नहीं है कि 2010 में कोई चीज डिस्कस हो रही थी तो उसके बाद अब वो डिस्कस हो के रिसर्च हो के घिस पिट गया तो अब दोबारा 2025 में उसी के ऊपर पेपर लिख दिया। ये नहीं समझ लीजिए कि वो उसको जो है वो रेप्लिका बना दिया किसी पेपर का, उसको सैंपल बना के, तो उसके बाद अब किसी जर्नल को भेजेंगे, वो कहेगा तो ये तो पहले हो चुका है। जब 3 रिव्यूअर्स को भेजेंगे तो वो सब कहेंगे कि ये तो काम इसके ऊपर तो अब कुछ करने वाला बाकी नहीं है जिसने किया है, तो उसे रिजेक्ट कर देंगे, वो पब्लिश नहीं होगा। लेकिन अगर नोवेलिटी होगी और समझ लीजिए कि वो क्या कहते हैं कि जो हमारे रिसेंट इश्यूज हैं उससे रिलेटेड जो है वो अगर वो फिनोमेना है, वो सब्जेक्ट मैटर है, तो उसके ऊपर अगर पेपर होगा तो तब भी उसकी बात होगी। फिर वो जो हम जिस चीज को अभी हम पढ़ रहे हैं मेथोडोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या आइडिया तो अच्छा है, तो क्या मेथोडोलॉजी भी अच्छी है, यूनिक है, तो हम ये देखते हैं कि मेथोडोलॉजी आइडिया अच्छा है तब भी यूनिक है पेपर, अगर मेथोडोलॉजी यूनिक है तब भी पेपर यूनिक हो, अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी प्रैक्टिकलिटी यूनिक है तब भी वो यूनिक आइडिया है। तो फिर भी जब आप किसी जर्नल को भेजते हैं तो एटलीस्ट वो ये कह देता है कि आपका पेपर बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें और ऐड करने वाली हैं। तो रिव्यूअर्स के बाद जब पेपर जाता है तो रिव्यूअर्स रिकमेंडेशंस देते हैं, करेक्शंस देते हैं, बताते हैं कि आपके पेपर्स के अंदर क्या क्या फ्लॉज मौजूद हैं। तो फिर आप उन फ्लॉज को, उन डेफिशिएंसीज को जो है वो बेहतर करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, और देन फिर किसी और जर्नल में भेज देते हैं। और अगर कोई और जर्नल भी उसे
जो है वो रिजेक्ट कर दे, तो तब भी रिव्यूअर्स बताते हैं कि कहां कहां पे आपके पेपर के अंदर अभी भी प्रॉब्लम है। जब दूसरे या तीसरे जर्नल से रिजेक्ट होकर आ जाता है तो आप उसको उन जर्नल की गाइडलाइन के मुताबिक जो है वो क्या करते रहते हैं, बेहतर करते रहते हैं, तो अब पेपर रिफाइन हो रहा होता है। तो जब तीसरे जर्नल को भेजेंगे तो वो जर्नल एक्सेप्ट करेगा, विद करेक्शन कर लेगा। वो कहेगा ये करेक्शंस हैं इन एरियाज के अंदर, ये ठीक कर दें इन चैप्टर्स के अंदर, तो फिर आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा। हम आपको ये बता रहे हैं, आप ये करके दें और फिर हम इसको देखेंगे कि हमने जो ऑब्जेक्शंस किए हैं वो आपने रेक्टिफाई किए हैं और उनको उनकी वैलिडेशन हमें आपने प्रोवाइड की है। अगर की है और हम उससे सेटिस्फाई हैं तो फिर हम इसको पब्लिश करेंगे। अदरवाइज फिर आपको कहेंगे कि ये वाले तो आपने लेट से हमने 10 डेफिशिएंसीज बताई थी, आपने 6 तो जो है वो उसको एड्रेस किया, 4 को नहीं किया, तो इन 4 को दोबारा जो है वो एड्रेस करें। फिर हम उन 4 को एड्रेस करेंगे और अब वो सेटिस्फाइड है हमने जिस तरीके से जो है वो उनको एड्रेस किया है, तो फिर वो उसको पब्लिश करेंगे। तो सम टाइम इट टेक्स years। मैं अभी का शायद लास्ट पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैंने अभी पिछले साल एक पेपर जो है वो भेजा है, शायद जून में मैंने भेजा है, जून के मिड में या थर्ड वीक में, और उसका अभी तक रिव्यू कंप्लीट होके मेरे पास नहीं आया। एलसीएल के अंदर मैंने भेजा है, उसका अभी तक रिव्यू, मैंने पीएचडी करते हुए मैंने जो पहला पेपर अपना भेजा था, it took about 3 years to publish, but in a good journal, in Q1 rank journal, in ABDC journal, in Web of Science journal। तो कहने का ये मतलब है कि अगर अच्छा जर्नल होगा तो फिर वो, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले तो पेपर बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका तरीकाकार ये होता है, आप लोगों को शायद आप में से किसी को ये बात आइडिया हो, तो जो एडिटर होता है जर्नल का, एडिटर इन चीफ होता है, उसके पास आपका एब्स्ट्रैक्ट जाता है। वो इस फील्ड का, इन डिसिप्लिन का जो स्कोप है जर्नल का, उसका एक्सपर्ट होता है। जैसे ही उसके पास एब्स्ट्रैक्ट जाता है तो वो वहीं पे आपको बता देता है, इसे कहते हैं फ्रंट डेस्क पे एक्सेप्ट हो जाना या फ्रंट डेस्क के ऊपर जो है वो रिजेक्ट हो जाना। उसे ये लगता है कि पेपर के अंदर इतनी जान है कि इसको आगे रिव्यूअर्स को डिटेल रिव्यू के लिए भेजा जाए या ना भेजा जाए। तो अगर एब्स्ट्रैक्ट उसको जो है वो थोड़ा सा जो है वो कर रहा होता है, फैसिलिटेट कर रहा होता है, तो फिर वो कहता है कि हाँ ठीक है, इसको जो है वो आगे फिर रिव्यूअर को भेज देता है, तो फ्रंट डेस्क से निकल जाता है, यानी फ्रंट डेस्क के ऊपर एक्सेप्ट हो गया। लेकिन अगर उसे ये लगता है कि नहीं ये तो इतना जो है वो अच्छी रिसर्च नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे स्कोप को मैच नहीं करता, वहीं से उसको रिजेक्ट कर देता है। फिर आप कोई और जर्नल जो है वो सर्च करते हैं और फिर जिस जर्नल के स्कोप का आपका पेपर होगा आप उसी को जो है वो फिर भेजेंगे। तो जब वो रिव्यू, अच्छा जब वो फ्रंट डेस्क से एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर आगे वो 3 रिव्यूअर्स को या 2 रिव्यूअर्स को भेजता है जो एक्सपर्ट ऑफ द फील्ड होते हैं, जो कि जर्नल की वेबसाइट पे मेंशन होते हैं कि ये रिव्यूअर्स है, लेकिन आपको नहीं पता होता कि किस रिव्यूअर को उसने भेजा है। ठीक है, लेट्स से अगर 50 रिव्यूअर्स हैं, ठीक है, या 100 रिव्यूअर्स हैं उस जर्नल के, तो आपको सिर्फ जो है वो उसका ये पता चल रहा होगा, यानी उसका सिर्फ स्टेटस पता चल रहा होगा कि फ्रंट डेस्क से अप्रूव हो गया और अब रिव्यूअर्स को चला गया है, आर्टिकल अंडर रिव्यू हो गया है। तो इसका मतलब है कि अब एक्सटर्नल रिव्यूअर्स को भेज रहे हैं जो एक्सपर्ट ऑफ द फील्ड है, फिर वो हर इंडिविजुअल रिव्यूअर जो है वो उसको असेस करता है, रिव्यू करता है, वो फिर टाइटल से लेकर रेफरेंसेस तक, बिब्लियोग्राफी सब चीज जो है वो देखता है, और उससे जहां पे लगता है कि मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, कोई चीज जस्टिफाई नहीं है, तो फिर वो उसको जो है वो लिखता है। अगर दोनों रिव्यूअर दिखाए दें कि पेपर जो है वो इस काबिल नहीं है कि इस जर्नल में पब्लिश किया जाए कि इसमें बहुत सारी डेफिशिएंसी है, तो फिर वो रिजेक्ट हो जाता, फिर दोबारा आपसे भेजते नहीं। लेकिन अगर उसमें से एक रिव्यूअर ये कह दे कि हाँ इसके अंदर जान है और दूसरे ने माइनर डेफिशिएंसीज बताई हैं, तो फिर डिपेंड करता है कि एडिटर आपको चांस देता है कि आपको वो मॉडिफाई करें और वो डेफिशिएंसीज या वो जो चेंजेस हैं वो आप एड्रेस करें। अगर आप, तो फिर वो आपको भेज देता है कि इसको ये चेंजेस करें, करेक्शंस करें और वापस भेजें, और अगर आप फिर सेटिस्फाई होंगे तो फिर आपको जो है वो पब्लिश करें। ये इनफैक्ट प्रोसेस होता है, जिसमें आपको कहा था कि इसकी कि जितने भी अच्छा ये जो बता रहा था कि पेपर की टाइम इसलिए लगता है क्योंकि उनके पास इतने जो है वो स्क्रिप्ट मौजूद हैं कि हमारी बारी ही नहीं आती कि रिव्यूअर्स के लिए पेपर को भेजने की, तब भी उसको जो है वो 9 महीने हो गए, अभी जो है उसका कोई स्टेटस नहीं पता चला कि एटलीस्ट उसकी माइनर करेक्शन है, मेजर करेक्शन है, या वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो समझ लीजिए कि वो 1 साल जो है वो उसका जाया हो गया, 1 साल वो पीछे चला गया। अब ये भी देखें
कि एक साल वो जो आइडिया था वो घिस पिट चुका होगा, आप उसके अंदर थोड़ी सी और मेजर मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, चाहे वेरिएबल्स के अंदर करनी हो, मेथोडोलॉजी के अंदर करनी हो, ताकि आप जब नए जगह में भेजेंगे वो तो कहेंगे तो दो साल पुराना आइडिया है, इसके ऊपर तो बहुत रिसर्चेज हो चुकी हैं, तो क्या यूनिक है इसके अंदर जो आप पब्लिश करने के लिए लिख रहे हैं। तो इसीलिए जो है वो इस पे इतना टाइम जब लगता है और वो रिजेक्ट हो जाए तो फिर उसकी तकलीफ भी होती है। तो जनरली तौर पर ये रिसर्चर जो है वो फिर इस चीज को फेस कर रहे होते हैं। तो हम जनरली कोशिश ये करते हैं कि हम कुछ ना कुछ नवे लिख के उसको जो है वो कहीं ना कहीं प्रोसेस में डाल दें। तो जब वो प्रोसेस में हम डाल देते हैं तो वो रिफाइन होता रहता है कि अगर फ्रंट एंड से रिजेक्ट हो जाए, कुछ डेफिशिएंसीज बता के या रिव्यूअर की बेसिस के ऊपर हमारे पास वापस आ जाए, तो एटलीस्ट अगर हमने हर महीने एक पेपर भेज रहे हैं तो कम से कम अगर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, तो साल के अंदर 3-4 पेपर जो है वो पब्लिश होकर मेरे पास आ जाएंगे। तो एटलीस्ट वो जो हमारी रिक्वायरमेंट भी होती है वो भी फुलफिल होते रहे और साथ में हमारी प्रोफाइल में ये भी हो कि हम अगर रिसर्चर हैं तो वाकई में रिसर्च हम कंटिन्यू किए हुए हैं, हमारे पेपर पब्लिश हो रहे हैं। ओके, बात ये तो अच्छा, ये बातें इररिलेवेंट नहीं है, ये बातें पीएचडी के कैंडिडेट्स के साथ शेयर करना ये इररिलेवेंट नहीं है, ये समझ लीजिए क्या इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी जगह पे ये क्वेश्चन आप मेरे से जो बाद में पूछेंगे तो अभी वो डिस्कशन में आपको पता चल रही है चीजें। तो क्या बात है कि इसके ऊपर काम क्या करना है। इनफैक्ट अब ग्रुप जो है वो आप अकेले कर लेंगे इसको, अच्छा मुश्किल हो जाएगा, तो 2 लोग जो है वो आप डिसाइड कर लें, एक ग्रुप में चले जाएं और 2 जो है वो एक ग्रुप में आ जाए, ठीक है। सर हम चारों इकट्ठे कर लेते हैं सर। मेरा ये मानना है कि ऐसा करते हैं कि एक जो एकेडमिशियन है उसको किसी प्रैक्टिशनर के साथ लगा देते हैं और जो एक फ्री फॉल इंडिविजुअल है उसको भी किसी प्रैक्टिशनर के साथ लगा देते हैं, प्रोफेशनल के साथ। यानी मैडम जो है वो एकेडेमिया से है तो वो रिसर्च की उनको थोड़ी बहुत तो आसान होगी यकीनन, और वैसे भी उनका काम यही है, तो कहीं ना कहीं वो हेल्प सही कर सकेंगे आपको। तो वो चाहे आपके साथ चली जाए या आपके साथ चली जाए, और ये इसलिए हेल्प करेंगे जिसके साथ जाएंगे क्योंकि ये कोई जॉब नहीं करती तो इनके पास टाइम होता है तो ये ज्यादा टाइम दे पाएंगे। लॉजिक समझ आई मेरे ग्रुप बनाने की लॉजिक समझ आ गई कि नहीं आई? तो आपकी हो सकता है जॉब ज्यादा टफ हो या आपकी जॉब भी टफ हो, लेकिन इनकी जॉब का चूंकि मिस सोफिया की जो जॉब है जिस तरह मेरी जॉब है तो यकीनन हमारे पास कुछ ना कुछ टाइम बच जाता है, इसीलिए हम रिसर्च वगैरह करते रहते हैं तो हमारे लिए इतना मसला नहीं होगा शायद। तो ये जो कि दूसरी जो खातून है तो वो कहते हैं कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है तो इसीलिए ये कुछ ना कुछ एफर्ट कर लेंगे, जिससे मैंने कहा कि 2 मैम सर नॉलेज भी नहीं है सर, नॉलेज भी नहीं है सर जितना इन सब लोगों के पास है सर। और आपको पता है ना, यही बात है कि जो जितना रिसर्च के अंदर इंगेज होगा उसी का नॉलेज सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि पढ़ भी वही रहा है ना, वही डीपली उसको समझ रहा है, देख रहा है चीजों को, उसके एक्सपर्टीज और नॉलेज के हिसाब से वही रीच हो रहा है मेंटली, सॉरी जो है इंटेलेक्चुअली जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो ग्रेब कर रहा है, पढ़ रहा है, समझ नहीं आया तो मेरे पास आ गया, ठीक है। तो अब आता है कि इसका समटाइम ऐसे भी होता है, आपने लफ्ज सिस्टमैटिक रिव्यू सुना हुआ है, क्या होता है? आपने कब पीएचडी किया है, अपना एमएस किया है? 22 और आपने कब किया है? 21 में। तो आपने भी सिस्टमैटिक रिव्यू का कोई नाम सुना है? क्या है, कुछ अभी है माइंड में? एक तो ये था लिटरेचर बेस्ड, लिटरेचर बेस्ड ज्यादा होता है इसमें काम, जैसे थोड़ा ध्यान से निकल, ठीक है। तो आपके यहाँ भी जो है बताएं ताकि आपकी वो एम्बिग्युइटी अगर आपके ज़हन में ऐसा है तो मैं उसको भी देखूँ। ओके, आपका आइडिया नहीं है। सिस्टमैटिक रिव्यू का मतलब ये होता है कि ये जो टॉपिक जिसका मैंने आपको दिया है तो इसके ऊपर आप सिस्टमैटिक रिव्यू सर्च करेंगे, और वो एक ऐसा रिसर्च पेपर होता है, ये सिस्टमैटिक रिव्यू भी क्या है, एक रिसर्च पेपर है जिसमें ये बताया जाता है कि इस टॉपिक के ऊपर कितनी रिसर्चेज हो चुकी हैं, किन किन कंट्रीज के अंदर हुई है, किन किन सालों के अंदर हुई है, और इनके वेरिएबल क्या थे, ये सारा कुछ जो है वो एक ही समय आपको लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन वो हर एक टॉपिक का
रिव्यू आपको मिलेगा नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया ये स्ट्रेटेजिक रिव्यू, आई डोंट नो कि ये सिस्टमैटिक को ही स्ट्रेटेजिक कह रहा है या नहीं, ये मैं इसको डिफरेंशिएट अभी नहीं कर पा रहा। मैं पेपर देखूंगा तो उससे पता चलेगा कि ये सिस्टमैटिक रिव्यू है या नहीं है। बाय द वे, जब आप सर्च कर रहे हो तो आप इन्वर्टेड कॉमास में एंड पे सिस्टमैटिक रिव्यू सर्च बार में मेंशन कर दीजिए, तो उससे आपके पास शायद, जैसे वो कहते हैं ना कि समरी ऑफ पेपर्स आ जाएगी आपके पास, समरी ऑफ पेपर्स आपके पास आ जाएगी। तो उससे ये हो जाएगा कि आपको बहुत सारे लिटरेचर बार बार सर्च करने की जो है वो एफर्ट आपकी कम हो जाएगी, बाकी कोई इसके साथ वजह नहीं है। कोशिश किया करें अगर आप लोगों के पास लैपटॉप्स हैं तो वो साथ लेके आया करें, तो ये थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। अभी मैं बजाय इसके कि वहां पे वो करूं, तो अब जैसे यहाँ मैं बैठा हूं तो मैं बोल रहा हूं और आप लोग को गाइड कर रहा हूं, और आप लोग जो है वो उसको जो है वो सर्च करें, और साथ साथ हम उसको चीजों को जो है वो जल्दी से जल्दी रिफाइन करते और आगे बढ़ते हैं। यानी जो हमारे 3 आवर्स होने चाहिए वो प्रोडक्टिव होने चाहिए। लिखा है आपने सिस्टमैटिक रिव्यू, यूटिलाइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बैंकिंग सेक्टर। ओके सिस्टमैटिक रिव्यू। ओके गुड, इसको जरा ओपन करें पेपर को। अच्छा, जिसके साथ आपने देखा ये पीडीएफ आ रहा है वही डाउनलोडेबल है ना, कुछ रीडेबल भी होते हैं और कुछ जो है वो जिसके साथ वैसे पीडीएफ है वो तो डाउनलोडेबल है, तो वो अंडरस्टूड है, ठीक है। जिसके साथ नहीं है इसका मतलब या तो वो रीडेबल भी होते हैं कि आप वहीं से रीड कर लें लेकिन डाउनलोड नहीं होते। सिर्फ इसका अब्स्ट्रैक्ट आप एहतिशाम अपने से पढ़िए 2 मिनट लगा के। अब आप लोगों के पास भी लैपटॉप हो तो आप भी इसको जो है वो सर्च करें। आप दोनों को मैं एक और चीज बता देता हूं जब तक कि ये अपना अब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। वो ये चीज है कि जब भी हम क्या कहते हैं सर्च बार में सर्च कर रहे होते हैं, तो अगर हम किसी वर्ड को एम्फसाइज करना चाह रहे हैं कि इससे रिलेटेड ही मुझे स्टडी करें, तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमास में डाल देते हैं, ठीक है। तो उससे ये हो जाता है कि वो स्पेसिफिकली फिर उन्हीं चीजों को जो है वो टारगेट करेगा, बाकी को जो है वो इग्नोर कर देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स लिखा है, तो सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स को दोनों तरफ से इन्वर्टेड कॉमास में डाल दें, एचआर प्रैक्टिसेस को भी इन्वर्टेड कॉमास में डाल दें, या एचआर प्रैक्टिसेस सपोर्ट को, यानी तीनों वर्ड्स को इकट्ठे इन्वर्टेड कॉमास में डाल दें। तो फिर अब और ये स्पेसिफिक करके आपके पास सर्च लेके आएगा कि कौन कौन सी स्टडीज पर्टिकुलरली एचआर प्रैक्टिसेस सपोर्ट और सस्टेनेबल इनिशिएटिव के साथ जो है वो स्टडीज कंडक्ट हो चुकी हैं, तो उससे रिलेटेड आपको लिटरेचर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो है वो स्पेसिफिकली जैसे मैंने कहा कि आप कोशिश करें कि वेरी रीसेंट पेपर जो है वो आप लोग इसको आइडेंटिफाई करें और पढ़ें। अब बात आती है क्वांटिटेटिव रिसर्च, जब हम करते हैं या क्वालिटेटिव भी कर रहे हो तो हम उससे पहले माइंड मैपिंग भी करते हैं। माइंड मैपिंग नाम सुना है कभी? क्या चीज़ है? उसमें के बारे में अपने माइंड में ग्राउंड बना देते हैं, स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं एक्चुअल में उसी स्टडी के हवाले से। और वो ये होता है कि जो हमारा टॉपिक है, जिस चीज़ के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, उसके हवाले से हमारे माइंड में स्ट्रक्चर डेवलप हो जाए। तो उसके हवाले से कि हम क्या करेंगे, तो पहले हमें कुछ ना कुछ लिटरेचर से सीखना होगा। तो लिटरेचर से ही हम अपना माइंड बनाएंगे, और लिटरेचर से जब हम माइंड बनाते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि एक्चुअल में ये स्टडी किस कंट्री के अंदर हुई है। फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर वेरिएबल्स का यूज हुआ है, इसके अंदर थ्योरीज कौन सी यूज हुई है, इसके अंदर मेथडोलॉजी, अप्रोच, फिलोसफी कौन सी यूज हुई है, पॉपुलेशन क्या थी इसकी, यूनिट ऑफ एनालिसिस